नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज डिग्गी। मथुरा में पुलिस की गुंडागर्दी चल रही है। रात में दबिश, दिन में दबिश। एक व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता, समाज के मुद्दे नहीं उठा सकता। अगर पुलिस प्रशासन कुछ गलत करता है तो उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। अभी मेरे साथ मौजूद हैं आर्य अशोक शर्मा और ये लड़ाई लड़ रहे हैं समाज के लिए। ये लड़ाई लड़ रहे हैं उस प्रशासन की गुंडागर्दी के खिलाफ जो आम जनता को परेशान करती है। इन्हीं से जानेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। आज भी दिन में पुलिस पहुंची आपके घर के बाहर और 10 से 12 2 स्टार पुलिस वाले थे और जिस तरीके से लगातार दबिश दी जा रही है, क्योंकि कल रात को भी पुलिस आई, आज दिन में पुलिस आई, क्या मामला चल रहा है आप हमारी दर्शकों को पूरा बताइए विस्तार से। एक मंत्र के साथ प्रारंभ करूंगा। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता धनता जानता संगमे मही। धन्यवाद पहले तो आपको जो आपने चाणक्य के इस अजेय अभियान में आहुति दी। मैं आपको बता दूं, आज देश की स्थितियां ऐसी हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जो हमारी भारतीय जनता पार्टी और संघ की छवि को धूमिल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत बड़ी आमदनी उनको होती है और अगर उनकी आमदनी में कोई डिस्टर्बेंस करता है तो वो उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा देते हैं, जिससे कि उसका मुंह बंद हो जाए। आज स्थिति ऐसी है कि कोई भी समाज सेवी आगे आना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही वो आगे आता है उसके विरुद्ध फर्जी मुकदमे पंजीकृत करा दिए जाते हैं, फिर वो समाज सेवा करना बंद कर देता है। उदाहरण के तौर पर गौ हत्या हमारी सरकार ने बंद की हुई है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत संवेदनशील हैं गाय के प्रति। लेकिन ऐसा गौरक्षक जिसने 18-19 साल में अपना घर छोड़ दिया, घर से बाहर निकला और लाखों गायों का जीवन अपने बल पर बचाया, जो गौकसी की घटना, जो गौ तस्करी की घटना पुलिस नहीं रोक पाती थी, ऐसे हमारे चंद्रशेखर यादव जी, जिनको फरसा बाबा के नाम से पूरा ब्रज ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष जानता है, उनकी हत्या हुई। उस हत्या को दबा दिया गया। उस हत्या को डीआईजी शैलेश कुमार पांडे के द्वारा रूप दे दिया गया एक्सीडेंट का। उसमें 3 घटनाएं हुई, 3 जगह अलग अलग एफआईआर हैं, 20-20 किलोमीटर की दूरी में। एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हुआ। देश के अंदर सेना लगा दी गई। सेना लगाना जब होता है आपातकाल हो, आपातकाल के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया और गौरक्षकों को जेल भेज दिया। दक्ष चौधरी जैसे व्यक्ति, उनके पूरे ग्रुप को, गौरक्षक जो बाबा के संग वाले थे उनको, बाहर हरियाणा से लोग आए थे उनको, क्योंकि बाबा के साथ लोग जुड़े थे मन से, तन से, धन से और गन से। जिन पर लाइसेंसी हथियार थे वो गन से भी जुड़े थे। लेकिन एक चक्रव्यूह के तहत, षड्यंत्र के तहत डीआईजी ने, क्योंकि डीआईजी का उसमें संभवतः कमीशन था, गौ तस्करी के काम में डीआईजी इन्वॉल्व है, इसलिए उसने बाबा को मरवाया है। इसकी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूसरा ट्रक नहीं दिखाई दिया। पहले इन्होंने कहा हमने दोनों ड्राइवर पकड़ लिए हैं, इनकी बाइट है, फिर इन्होंने कहा ड्राइवर मर गए हैं, दूसरा ट्रक दिखाई नहीं दिया, फॉरेंसिक नहीं हुई, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इन्होंने बाबा का पोस्टमार्टम नहीं कराया, जो इनके कार्यशैली पर प्रश्न लगाता है। अगर जांच में क्या दिक्कत है? जांच तो हो ही सकती है। अगर दोषी हैं तो जेल जाएंगे, निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे। जांच से क्यों डर रहे हैं डीआईजी? फिर दूसरा प्रकरण अभी हुआ एक कथावाचक का। एक कथावाचक ने एक दिल्ली के परिवार को, एक एनसीआर के परिवार को, एनसीआर की ऐसी बेइज्जती ब्रज में की है, ऐसे आरोप उस परिवार पर लगाए हैं। मुझे ग्लानि होती है ब्रज में रहने में। मेरी ब्रज की ऐसी बेइज्जती मृदुलकांत शास्त्री ने इस डीआईजी शैलेश कुमार पांडे के सहयोग से की है। एक मामूली एक्सीडेंट की घटना जो 1200 रुपये में ठीक हो जाता, उस एक्सीडेंट की घटना होने के बाद मृदुलकांत शास्त्री जाते हैं, उसकी चाबी की गाड़ी निकालते हैं, उससे अभद्रता करते हैं, इनके ड्राइवर जाके बदतमीजी करते हैं, फिर वो मारपीट होती है। निश्चित रूप से निसंदेह मैंने देखा कि उसमें वीडियो में ये पिटे हैं और खूब पिटे हैं, पिटना भी चाहिए। एनसीआर के लोग भी पिटे हैं, ये पिटे हैं, ज़्यादा पिटे हैं। लेकिन मारपीट की घटना को इन्होंने लूट में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने फिर जाकर ग्रुप इकट्ठा करके थाने में 26 घंटे इतना उपद्रव किया जो कल्पना नहीं कर सकते। महिलाओं के साथ अभद्रता, वो उस एक्सीडेंट की घटना से बहुत बड़ी है। नाबालिग बच्चे, 7-8 साल के बच्चों को 26 घंटे। आपको कैसे पता चला इस कांड के बारे में? मैं दिल्ली में था और मैंने फेसबुक पर इस कांड को देखा।
तो मैंने देखा तो मेरा मन हुआ, मैंने मृदुलकांत का पहले हेल्प किया, इसके फेवर में मैंने पोस्ट डाली पहली, और मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने काट के वीडियो डाली थी। फिर जब पूरा वीडियो आया तो मैंने देखा कि मेरी गलती थी, मुझको सहयोग नहीं करना चाहिए था। फिर मैंने अकेले ने उस सुषमा ठाकुर बहन का संग दिया और उसके बाद वो आंदोलन खड़ा किया अकेले ने। आज स्थिति ऐसी है कि मृदुलकांत शास्त्री घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र कर रहे हैं। एक डीआईजी के अलावा डीआईजी के बहुत सारे लिंक्स हैं। डीआईजी का यहाँ बहुत बड़ा कारोबार है प्रॉपर्टी का, उनके इतने सारे गुंडे यहाँ चेले हैं, बहुत सारे इंस्पेक्टर उनके बहुत सारे क्लोज चेले हैं जिनके पास सैकड़ों करोड़ की संपत्ति तो इंस्पेक्टरों के पास है। उनके जो चेले हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है और वो ऐसे गुंडे भी पाल के रखते हैं जो किसी की हत्या कर दें पैसा लेकर। तो ऐसे में ये लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं, 5 करोड़ नहीं, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपए खर्च करके भी मेरी हत्या करा सकते हैं। इस कारण से मैं दिल्ली चला गया। ताज्जुब की बात देखिए, मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदया को रिप्रेजेंटेशन दिया डीएम के माध्यम से, एसएसपी को मैंने एप्लीकेशन दिया इस मामले में कि सुषमा ठाकुर के साथ बड़ी गलत बात हुई है और फरसा बाबा के साथ भी गलत हुआ है। एसआईटी गठित हुई, मेरे बयान नहीं लिए। मैंने हजारों मेल एप्लीकेशन सभी को भेजे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय उच्च न्यायालय को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैंने पोस्ट के माध्यम से टैग किया। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तक को मैंने टैग करके अपनी पीड़ा को रखा है। और ये आप फाइल देख रहे हैं, ये सभी अलग अलग केसेस की फाइल है। जैसे मैं आपको दिखाऊं पहले फरसा बाबा की फाइल, तो फरसा बाबा केस की फाइल ये है। अब इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी एप्लीकेशन भेजा है, हाई कोर्ट में भी एप्लीकेशन भेजा है, दिल्ली पुलिस के यहाँ मैंने कई डायरी नंबर रजिस्टर कराए हैं, दिल्ली पुलिस में अनेकों कंप्लेंट्स मैंने किए हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहाँ मैंने कंप्लेंट की है, गृह मंत्रालय में मैंने कंप्लेंट की है। इसके अलावा अभी जैसे कल रात को आपके यहाँ पुलिस ने दबिश दी, तो आप कल रात को नहीं, इससे पहले दी है। मेरे यहाँ दबिश तो लगातार, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था, 1 मिनट पहले फरसा वाला बता दें, और ये सविता वाला, सविता केस में, सॉरी सुषमा वाले केस में, ये देखिए आप केस स्टेटस, इसमें आज की तारीख थी। उसके बावजूद भी इन्होंने ये प्रयास किया कि इसमें कहीं मुकदमा पंजीकृत ना हो जाए। इसमें मैंने मुकदमा डीआईजी मृदुलकांत शास्त्री और उन सब आरोपियों के विरुद्ध डाला है जो सीसीटीवी कैमरे में आए हैं। इन्होंने 26 घंटे उन माता बहनों को, नाबालिग बच्चों को तड़फाया है, गालियां दी हैं अनेकानेक। तो उससे डरकर अब ये मेरा एनकाउंटर कराना चाहते हैं। एनकाउंटर करना चाहते हैं जी, कई बार, कौन करना चाहता है? कई प्रयास कर चुके हैं। डीआईजी आगरा मुझे संभवतः लगते हैं, लेकिन षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल हैं, अकेले डीआईजी इसमें शामिल नहीं है। इसकी सीबीआई जांच होगी तो सारी परत सीडीआर से खुल जाएंगी, मैपिंग के माध्यम से, क्योंकि मेरी फेसबुक को लिंक बना लें। मेरी फेसबुक मेरा आधार है, मेरी फेसबुक मेरे कार्यशैली है, मेरी फेसबुक जो मैं करता हूँ उसका 1% मैं फेसबुक पर डालता हूँ, उसके माध्यम से लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो मेरी फेसबुक एक बड़ा एविडेंस है। मैंने डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का भी ये घोटाला खोल दिया था, तो मे भी वो भी शामिल हों, जांच होनी चाहिए, क्योंकि सारे अधिकारी उनकी बात मानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है शायद। तो जब पुलिस वाले आपके घर पहुंचे तो आपके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे किसी ने उनसे बात करने की कोशिश उनसे की? आधे घंटे बात की और उन्होंने बड़े प्यार से बात की। मैं आपको बता दूं पूरा घटनाक्रम। अभी ये पहली घटना नहीं है, आज से ये 16 की रात्रि और 17 की प्रातःकाल, यानी करेक्ट 12 बजे, जिससे कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि 16 तारीख थी 17 तारीख थी। ये लोग आए, 1 आध मिनट आगे ही था, और उसके बाद इन्होंने तांडव मचाया, जिसकी फुटेज, सीसीटीवी फुटेज मैंने फेसबुक पर शेयर की हुई हैं। इन्होंने गेट तोड़ने का प्रयास किया, मेरी नाबालिग बालिकाओं से अभद्रता की, ऐसी अभद्रता कि नाम तक पूछने में इतना रोष, इस तरीके का आतंक मचाया ऐसे कि मार देंगे, गेट तोड़ देंगे, ताकि ये सब डरे रहें। 4 घंटे ही नहीं, लगातार 16 तारीख की रात्रि से पुलिस मेरा एनकाउंटर करना चाह रही थी, लेकिन इसमें वो सफल नहीं हो पाए। पहले एनकाउंटर के लिए आए 16 तारीख की रात को, 17 तारीख की सुबह। उसके बाद फिर इन्होंने नई रणनीति बनाई, इन्होंने मेरे को दिल्ली से उठाया। कब उठाया? इन्होंने मेरा अपहरण किया 20 तारीख को सुबह 00.10-00.50 के बीच में, यानी कि 19 तारीख की रात्रि 12 बजे के बाद और 20 तारीख की सुबह इन्होंने मेरा अपहरण पहाड़गंज से किया। मैंने इनसे कहा, कौन शामिल था उसमें, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस? उसमें दिल्ली पुलिस नहीं थी, यूपी पुलिस के कुछ वर्दी वाले थे, जिनमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो मैं जिनको पहचानता हूँ उनके नाम बताऊंगा। उसमें पवन चौहान चौकी इंचार्ज कृष्णानगर, अच्छा। इसके अलावा धौलीप्याऊ पुलिस चौकी इंचार्ज, 2 लोग तो मेरे दोनों साइड बैठे थे, 2 लोग सिविल में थे जिन पर वर्दी नहीं थी,
वो गुंडे होंगे या एसओजी वाले होंगे। एक ने कहा मैं एसओजी में हूँ, एक ने बताया था कि मेरा नाम ये है लेकिन मैं ड्राइवर हूँ, लेकिन वो भी एसओजी से था। अच्छा। और ये फ़ोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सुना, इन्होंने किसी को रिपोर्टिंग किया तो एक बंदा बोला था देखो कितना नालायक है अजय वर्मा, उसने आसना मैडम को मुझसे पहले बता दिया। तो उनमें आपस में ये भी हो रही थी कि हमने किसने ये पकड़ा दिल्ली से उठाने के बाद फिर आपको कहाँ लेकर आए? दिल्ली से उठाया और वहाँ के सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद है। उसके बाद इन्होंने टोल टैक्स भी फ्री कराया, टोल टैक्स फ्री कराते हुए लाए। उनके पीछे और भी गाड़ियाँ थीं, मुझे लगता है बहुत सारी टीम्स दिल्ली में थी। अगर मैपिंग होगी और सीडीआर निकलेगी तो सब स्थिति सामने आ जाएगी। उसके बाद ये मुझे ले गए गणेशरा, वहाँ पर कोई कैमरा नहीं था, जबकि ये साफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं, गाइडलाइंस हैं कि हर जगह कैमरा होगा। बिना कैमरे के उन्होंने मुझे विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी। वहाँ पर बहुत सारे सब इंस्पेक्टर, मारपीट की आपके साथ? खूब सारी मारपीट की, इतना अत्याचार किया, लेकिन मारा पीटा इस तरीके से कि निशान ना बने ताकि मेडिकल में ना आए। इतना अत्याचार इन लोगों ने किया है, कल्पना आप नहीं कर सकते। और मेरे मुंह में एक ने तो रिवाल्वर घुसा दी, और वो भी शायद लाइसेंस ही नहीं थी, अवैध थी। इन्होंने गुंडे उठा बुलाए हर तरीके के, तो वर्दी में नहीं थे वो लोग। और फिर उसके बाद में रात भर इन्होंने खूब टॉर्चर किया मुझे। आप एक वकील भी हैं, तो कानूनी तौर पे किस तरीके से इस लड़ाई को देख रहे हैं, क्योंकि आप कोर्ट की तरफ जा रहे हैं? एक्चुअली ये कानूनी कार्रवाई करने से रोक रहे हैं। ये जानते हैं कि जेल जाएंगे सभी लोग जिन लोगों ने ये काम किया है। अपहरण एक बहुत बड़ा मामला है, अपहरण के साथ लूट भी है। आपको कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई अरेस्ट वारंट नहीं? नोटिस तो बहुत दूर की बात है, जबरदस्ती जिस तरीके से मुझे वहाँ से उठाया, वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उसके बाद मेरा फ़ोन लूट लिया, मेरा सामान लूट लिया, सारी एप्लीकेशन फाड़ दी। इतनी सारी एप्लीकेशंस मेरे पास थी जो मेरी रिसीविंग्स थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम की, अन्य जगहों की, सारे थानों की रिसीविंग्स, वो सब इन्होंने फाड़ दी ताकि ये मामला दब जाए। और इनका मेरे को हत्या करने का प्लान था, लेकिन चूंकि मैं लाइव बोल चुका था मेरी हत्या होती है तो इतने लोग जिम्मेदार होंगे, फेसबुक जिम्मेदार होंगे, इसलिए उन्होंने मेरी हत्या नहीं की। फिर उन्होंने झूठा केस लगाकर, फिर उसके बाद उसके बाद आसना मैडम आती हैं जो COCT हैं, IPS हैं, उन्होंने मेरी बात को सबको सुना। मैंने कहा मैम ये बताइए कितना मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मेरी पत्नी से मेरी बात करा दीजिए। लेकिन किसी ने भी मेरे को सूचना नहीं देने दी, मेरे को निरुद्ध रखा, मेरी इच्छा के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के अपराध किए, मानवाधिकारों की हत्या की, संविधान की हत्या की। उसके बाद मुझे एक फर्जी मामले में, चूँकि ये देख रहे थे सब चीज़ों को, मैं उठा रहा था 21 मार्च से सारी बातों को। ये मामला 21 मार्च से चल रहा है। मेरे विभिन्न मुद्दे रहते हैं, अगर फेसबुक पे आप देखेंगे तो मैं सारे मुद्दे उठाता हूँ। जब मैंने 21 मार्च से ये मुद्दा चल रहा था, ये तलाश कर रहे थे, फर्जी मुकदमे लिख रहे थे लगातार, और ये फर्जी मुकदमे लिखते रहते हैं मेरे खिलाफ, अभी और लिखे जाएंगे, उसका मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ। तो इन्होंने फिर 16-17 की रात्रि के बाद में 19-20 में जब अपहरण कर लिया और ये सब कुछ हो गया, उसमें इंस्पेक्टर कोतवाली मेरे साथ बैठे रहे बहुत देर। इन्होंने वहाँ 1 किलो गाय का दूध भी मुझे पिलाया ताकि मैं खुश हो जाऊँ और कार्रवाई ना करूँ। मैंने कहा मैं एक वकील हूँ, कार्रवाई करूँगा। और वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अगेंस्ट आप लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब संविधान की आप हत्या कर रहे हैं। लेकिन ये इतने बड़े आतंकवादी बन चुके हैं, इनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता है। उन्होंने कहा, उसने तो एक ऐसा शब्द बोला जो मुझे बड़ा दुख दे रहा है। इंस्पेक्टर कोतवाली ने तो ये तक कहा कि ऐसे संविधान पर हम लोग मूत देते हैं। अच्छा, हाँ, संविधान के लिए ऐसा कहा? जी, तो संविधान की हत्या करने नाम वाले क्या था उनका? इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा, अच्छा, जो इंस्पेक्टर कोतवाली हैं। फिर आसना मैम आई, उन्होंने भी मानवाधिकारों का हनन किया और झूठे एक मुकदमा था IT एक्ट का जो फर्जी लिखा गया था, उसमें DPO से बात हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। उस महिला को बुलाकर इन्होंने उसमें कुछ ऐसी धाराएं बढ़ाई जो आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। और इन्होंने 20 तारीख की डेट में मुझे नोटिस तामील करने का प्रयास दिखाया, विभिन्न सारे, क्योंकि वहाँ इंस्पेक्टर डर रहे थे कि जब कोर्ट के सामने फेस करेंगे तो भाई झूठ तो झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। तो इंस्पेक्टर जब सामने थे तो मैंने पूछा भाई तुमने इसमें कोई नोटिस तामील कराया? तो बोले सर इन्होंने तामील करने से इनकार कर दिया। बोले कब इनकार कर दिया? बोले 20 तारीख को। 20 तो आज ही है, आज ही इनकार किया, आज ही आपने अरेस्टिंग कर ली। इसका मतलब इनका आपने तामील नहीं कराया जानबूझ के, तो 20 तारीख को ही घटना दिखा रहे हैं, 20 को तामील दिखा रहे हैं। इन्होंने मेरी अरेस्टिंग कचहरी के पास से कहीं से दिखाई है, वो भी गलत है। वो भी CD देखेंगे, CD को छुपा के ले गए इंस्पेक्टर, और वो CD की मांग मैंने की थी, क्योंकि CD के बाद बहस करने में आनंद आता है, लेकिन CD छुपा के रखी इन्होंने, किसी को सूचना नहीं देने दी, मानवाधिकारों का विभिन्न उल्लंघन किया। इसके लिए एक मुकदमा। जमानत कौन से केस में ली है? मैंने जमानत जो केस था इसमें FIR इन्होंने जो दी, क्योंकि एंड टाइम पर कोई डॉक्यूमेंट इन्होंने दिखाने नहीं दिया, मैंने जो इन्होंने बहुत सारी धाराएं बढ़ाई, जैसे मात्र IT एक्ट का मामला था। IT एक्ट में मुकदमा फेसबुक पे पोस्ट करने के लिए?
हाँ जी, उसमें कोई एक रखेल शब्द इस्तेमाल हो गया था, रख रखे की जगह। तो वो गूगल की मिस्टेक थी, गूगल टाइपिंग से अक्सर शब्द गलत हो जाते हैं। उसके लिए तो आप माफी भी मांग सकते हैं। माफ़ी भी मांग सकते थे। इसके अलावा मैंने डीपीओ से बात हुई थी, डीपीओ उसमें गवाह हैं, तो डीपीओ ने बताया कि मेरी पत्नी मुझे मार रही हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैंने डीपीओ के कहने से वो पोस्ट हटा दी थी, ताकि भाई गलती किसी से हो सकती है, ठीक बात है। लेकिन वो इतना बड़ा अपराध नहीं है। उसी में इन्होंने धमकी का और तेजाब डालने की धमकी का एक धारा बढ़ाई, 3-4 फर्जी, क्योंकि पुलिस को मुझे जेल के अंदर करना था, जेल के अंदर ले जाके फिर फांसी लगा के मेरी हत्या करनी थी 1-2 महीने बाद। उसके बाद उसको आत्महत्या में दिखा के पोस्टमार्टम करा के इनको डेड बॉडी मेरे घर में सौंपनी थी, क्योंकि मैंने एक बहुत संवेदनशील विषय और बोल दिया था। वो क्या था कि इसमें वृंदावन में बहुत बड़ी संपत्तियां विभिन्न अधिकारियों ने अर्जित की हैं। डीआईजी आगरा शैलेश कुमार पांडे का लगभग 10,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में संपत्तियों का व्यापार है। आपके पास सबूत है इनके या सिर्फ आरोप हैं? अभी आरोप हैं, जांच होगी तो सबूत अपने आप सामने आ जाएंगे। क्योंकि मैंने एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी की जो मुझे जानकारी हुई थी बरसाना में पेट्रोल पंप के बराबर में, उसमें 10 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, और 10 करोड़ की संपत्ति शैलेंद्र जी हैं, पूर्व आयुक्त हैं, उनके बराबर, दोनों की बराबर में पड़ी है।